नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। लद्दाख में एक चीनी सैनिक को भारतीय फौज ने दबोच लिया। ये चीनी सैनिक भारत की सीमा में घूम रहा था। इस सैनिक को चुशोल सेक्टर में गुरुंग घाटी के पास पकड़ा गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर बंगाल दौरे पर हैं। नड्डा ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ममता राज में अंतिम संस्कार के लिए भी कमीशन देना पड़ रहा है। सभा को संबोधित करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने एक किसान परिवार के घर दोपहर का भोजन भी किया। महाराष्ट्र के भंडारा में जिला अस्पताल में आग लग गई। भीषण आग से 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 7 नवजात को बचा लिया गया। दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया और कहा कि सबका मन भारत माता से जुड़ा है। साथ ही कहा कि दुनिया में भारतीयों का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक सोमवार को बुलाई गई है। पीएम मोदी की बैठक सोमवार को शाम 4 बजे आयोजित होगी। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा पर ट्विटर ने सख्त कदम उठाया है। ट्विटर ने हिंसा भड़काने की आशंका का हवाला देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया है। सिडनी टेस्ट पर कंगारुओं ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पहली पारी में 94 रन की बढ़त लेने के बाद तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए हैं। लाबुशाने और स्मिथ क्रीज पर जमे हुए हैं। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 18,222 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,04,31,000 को पार कर गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 228 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,50,798 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 19,253 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,56,651 हो गई है। नारायणपुर में सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। सीएम भूपेश बघेल रविवार को बीजापुर के दौरे पर रहेंगे और जिले को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। भोपाल में सीएम शिवराज और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई। मीटिंग के दौरान केन बेतवा लिंक परियोजना की अड़चनों को दूर करने पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद बताया कि एमपी में 25 सितंबर 2023 तक हर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। कोरोना वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब तक कोवैक्सीन के पूरे नतीजे नहीं आ जाते हैं, मेरी राय है कि हमें रुकना चाहिए। भोपाल में कंगना रनौत ने धाकड़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि गैंगरेप के आरोपियों को चौराहे पर लटकाना चाहिए। लव जिहाद कानून की भी तारीफ उन्होंने की है। बता दें कि कंगना फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए भोपाल में है। लव जिहाद कानून पर मंत्री उषा ठाकुर और कंगना रनौत के बीच बातचीत हुई। चर्चा के बाद उषा ठाकुर ने कानून को बेहतर बताया है। छतरपुर के भगवा थाने के फुलवारी गांव में साहूकार के कर्ज से परेशान किसान की पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा में सामान खरीदने बाजार गई 5 साल की बच्ची से नाबालिग बच्चे ने गलत हरकत करने की कोशिश की। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी नाबालिग लड़के को न्यायालय में पेश किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर शहर के राजघाट इलाके पहुंचे और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं गृह मंत्री ने कमरारी ग्राम में 200 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। सीधी में खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। माफिया नियमों को ताक पर रखकर अवैध ब्लास्टिंग कर रहे हैं। प्लांटों से उठ रही धूल और धुआं की वजह से लोगों का भी जीना मुहाल है। वहीं जिला प्रशासन उदासीन साबित हो रहा है। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा गांव में शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के पास सरकारी जमीन पर खनन माफिया बेरोक टोक मुरम का खनन कर रहा है, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करते हुए जेसीबी और एक डंपर को जब्त किया है। देवास पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर दबिश दी और 7 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 60,000 से ज्यादा रुपए जब्त किए। कोरबा में गोपालपुर स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
गेट के सामने भू विस्थापितों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि भू विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है, साथ ही ग्रामीणों को दिया गया रोजगार का आश्वासन भी प्रबंधन ने पूरा नहीं किया है। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकी राम कंवर ने पंचायत सचिव संघ के अनिश्चितकालीन आंदोलन को समर्थन दिया है और कहा कि मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार चल रही है, वहां की सरकार मान ले तो यहां की सरकार को भी संघ की मांग को पूरा करना चाहिए। कवर्धा में धान खरीदी केंद्रों में धान जाम की स्थिति बन गई है। केंद्रों में क्षमता से ज्यादा धान संग्रहित हो गया है। धान की बंपर आवक के चलते ये स्थिति निर्मित हुई है। 1 दिसंबर से आज तक कुल 31,46,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जबकि केवल 4,88,000 क्विंटल धान का उठाव हो पाया है। कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कांकेर को दूसरा स्थान मिला है। बता दें कि पूरे राज्य के 18 कोविड अस्पतालों की रैंकिंग में कांकेर जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर एथेनॉल प्लांट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार कोई सहायता नहीं मांग रही, लेकिन अनुमति तक नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि गन्ने से एथेनॉल बनाने का काम शुरू हो गया है, धान से बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अनुमति नहीं मिल रही है। और अब बड़ी खबर है वैक्सीन को लेकर, ये सबसे बड़ी खबर। देश में 16 जनवरी से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। 3 करोड़ लोगों को लगेगी वैक्सीन। हेल्थ वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी और फिर 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने इस पर समीक्षा बैठक भी की है। कोरोना और वैक्सीन की तैयारियों पर समीक्षा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मकर संक्रांति पोंगल के बाद ये टीकाकरण अभियान शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर अब तारीख तय हो गई है। 16 जनवरी से वैक्सीन का लगना देश भर में शुरू हो जाएगा और सबसे पहले ये वैक्सीन कोरोना वॉरियर या ये कहें कि हेल्थ वर्कर्स को लगेगी। 3 करोड़ लोगों को शुरुआती दौर में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर होंगे जिन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हेल्थ वर्कर को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके बाद जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जो लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, शुगर या फिर हार्ट से जुड़ी या दूसरी बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है, ऐसे लोगों को भी प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर समीक्षा बैठक की और दरअसल कोरोना और वैक्सीन की तैयारियों को लेकर यह समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए की गई। मकर संक्रांति और पोंगल के बाद टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा और जो पहला चरण होगा, पहला दौर होगा, उसमें 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी है। 16 जनवरी वो तारीख जिसका बेसब्री से देशवासियों को इंतजार था कि कब वैक्सीन लगनी शुरू होगी। ये सवाल सभी के जहन में था, मन में था और अब ये तस्वीर भी साफ हो गई है। 16 जनवरी से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। हालांकि आप तक ये कब पहुंचेगी ये अलग मसला है। ये दरअसल इस हिसाब से तय होगा कि आपके लिए इस वैक्सीन की कितनी जरूरत है, यानी कि जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी वैक्सीन, सबसे पहले उन तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, यानी कि हेल्थ वर्कर्स के लिए। हेल्थ वर्कर के बाद जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें इस वैक्सीन को दिया जाएगा और जिन लोगों को कोरोना का खतरा ज्यादा है, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन लोगों को भी प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। और फ्रंटलाइन वॉरियर्स प्रथम पंक्ति में कोरोना के दौरान लगातार जुटे हुए हैं, उन्हें भी प्राथमिकता रहेगी। तो तारीख तय हो गई है, 16 जनवरी वो तारीख है जब से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी 3rd स्टेज के ट्रायल वो वैक्सीन के जरूर चल रहे हैं और इस ट्रायल में वॉलंटियर के तौर पर अलग अलग क्षेत्र से लोग जुड़ भी रहे। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। शंकर, तारीख तय हो गई है कोरोना वैक्सीन की, 16 जनवरी से यह वैक्सीन देनी शुरू हो जाएगी, यानी कि प्राथमिकता में सबसे पहले हेल्थ वर्कर, इसके बाद क्रम क्या होगा जिन्हें वैक्सीन दी जाएगी? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से बाकायदा तारीख का ऐलान कर दिया गया है, तारीख मुकर्रर हो चुकी है,
हालांकि एक अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था कि जो मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद जो है तारीख वो फिक्स हो जाएगी। और जिस तरह से पहले ही इस मामले में साफ कर दिया गया था कि जो सबसे फ्रंट में सबसे रहने वाले जो लोग हैं, जो समाज का एक जो दायरा है, जिसमें कि हेल्थ वर्कर और सफाई कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस, तो ये सब जो लोग हैं, ये जो समाज के सबसे फ्रंट में रहते हैं, तो इनको सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद अन्य दूसरे जो लेवल के जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो ये जो समाज के काफी महत्वपूर्ण अंग हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है 16 जनवरी से वैक्सीन लगाने का जो कार्य है वो तमाम राज्यों में प्रारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से इस मामले में बातचीत किया और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी दी गई, एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले 10-15 दिनों से लगातार इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले को लेकर अपडेट जो है वो लगातार केंद्रीय मंत्रालय से रिपोर्ट लेने के बाद प्रधानमंत्री को इस मामले की जानकारी दी जा रही थी और बताया जा रहा था कि किस तरह से किन किन राज्यों में किस तरह से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है और किस तरह से वहां पर वैक्सीन को पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर तरीके से वैक्सीन लगाया जा सके। एक तरह से कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए, उससे काटने के लिए जो तैयारियां की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, तो लगभग उसका जो ड्रिल है वो पूरा हो चुका है और 16 तारीख से आम लोगों को इस मामले पर जो वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। एक और बात बताइए शंकर, क्या दोनों वैक्सीन उपलब्ध होंगी इस दौरान, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, चूंकि कोवैक्सीन के अभी 3rd स्टेज के ट्रायल भी चल रहे हैं। और दूसरी बात वैक्सीन के लिए क्या दोनों वैक्सीनें उपलब्ध होंगी वैक्सीनेशन के लिए, और दूसरी बात यह कि क्या लोगों के पास विकल्प भी होगा चुनने का? देखिए केंद्र सरकार जो है पहले ही हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इस मामले में कई चीजें जो है क्लियर कर चुकी है और जिस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो दूसरी जो है जो वैक्सीन है इसके बारे में पहले ही बता दिया गया है और वो पूर्ण तौर पर कोई भी साइड इफेक्ट उसका नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है उसके बारे में तमाम जानकारियां जो है पहले ही दी जा चुकी है और कुछ दिनों के अंदर में 2 से 3 दिनों के अंदर में और भी इस मामले में जो एक मानक जो है वो बता दिया जाएगा, आम लोगों को बताया जाएगा किस तरह से आप वहां पे पहुंचेंगे। जैसे आप वैक्सीन वाले सेंटर पहुंचेंगे तो वहाँ 5 चरण जो है वो बनाए गए हैं। 3 रूम होगा, 3 रूम में 5 चरण के तहत आपको वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया होगी और उसमें जो कौन कौन से वैक्सीन लगाना है या किस तरह से वैक्सीन आपको चाहिए, तो इन मामलों पर केंद्र सरकार के जो मानक हैं जो उसके पैमाने के मुताबिक ही लोगों को दिया जाएगा। और अभी तक जिस तरह से भारत सरकार ने 2 वैक्सीन को तो कंप्लीट तौर पे बता दिया गया है कि वो लोगों के लिए वो 100% जो है वो सक्सेस है और उससे कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। और उसको लेकर कई अफवाहों का जो बाजार जिस तरह से गर्म था, उसके मामले में भी बाकायदा केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को बताया गया कि यहाँ पे अफवाहों से डरे नहीं और ये वैक्सीन जो है आपके लिए बेहतर है, बेहतर विकल्प हो सकता है, तो उनके बारे में बताया गया। और अफवाहों से बचें, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक और सवाल जहन में कि अवेयरनेस बहुत जरूरी होगी शंकर, चूंकि कैसे आपको ये वैक्सीन लगवानी है इसकी प्रोसेस भी समझनी होगी, चूंकि हर तरह के लोग हैं देश में, अवेयरनेस की भी कमी है, ग्रामीण जनता भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, बगैर पढ़े लिखे लोग भी हैं, उन तक भी अवेयरनेस पहुंचानी होगी। दूसरी बात यह भी कि भले ही 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाए, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दें या फिर मास्क लगाना बंद कर दें। देखिए आपने बहुत ही उम्दा और एक सही बात जो है आपने कही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाना और अपने आप को सैनिटाइज करना, अपने हाथों को सैनिटाइज करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी जो एक दवा और एक राहत जो है उसी के मार्फत से हो सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको टीका, आपको वैक्सीन लग भी गया है, उसके बावजूद आप मास्क हमेशा लगा कर रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो कहीं संक्रमण का अगर होता है या आपको ऐसा एहसास होता है तो अपने आप को पूर्ण तौर पर सैनिटाइज करने के बाद ही उसके बाद कहीं जाएं। ये तमाम जो मसले हैं, इस मसले पर आम लोगों को समझने की जरूरत है और तमाम अफवाहों से दूर रहने की आवश्यकता है। हालांकि इस मामले पर बीच में कुछ दिनों पहले राजनीतिक प्रतिक्रिया जरूर आई थी और एक गलत मैसेज देने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस मामले पर भी केंद्र सरकार का जो एक रुख है वो एक स्पष्टीकरण देते हुए और हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया कि ये कितना बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 2 गज की दूरी, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहना, मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है, वो मास्क अपना लगा के रखना। तो एक तरह से कहा जा सकता है लोगों के अंदर भी अब जागरूकता धीरे धीरे आ रही है इन तमाम मसलों को लेकर। अब जहां जहां पर एक कोल्ड स्टोरेज जो बनाया जा रहा है, जो हर एक राज्यों में जहां पर वैक्सीन को रखा जाएगा, और उस जो कोल्ड चेन जो बनेगा पूरा लॉजिस्टिक खड़ा कर दिया गया, तैयार है लॉजिस्टिक। कहाँ स्टोरेज होगी, कैसे वैक्सीनेशन किया जाएगा, 2 ड्राई रन भी इसके हो चुके हैं। और अब देखना होगा कि 16 तारीख से जब ये वैक्सीनेशन शुरू होगा तो फिर कोई नई परेशानी तो नहीं आती है। शुक्रिया आपका शंकर इस पूरी बातचीत के लिए जानकारी। और एक बार फिर करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। धमतरी में 25 हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है। फिलहाल दल नगरी के पास छिपली के जंगल में है। यहां हाथियों ने कुछ मकानों को गिरा दिया है। ग्वालियर में हवाई फायरिंग की बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत है। शहर में 7 मामले हवाई फायरिंग के सामने आए हैं। इनमें एक महिला की मौत भी हुई है। बड़ी बात यह भी है कि लोग खुलेआम हवाई फायरिंग कर रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड भी कर रहे हैं। इतने मामलों में पुलिस अब तक एक ही आरोपी की पहचान कर पाई है। इंदौर में कोरोना की रफ्तार कम हुई है लेकिन थमी नहीं है। यहां फिर से 100 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिससे संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 56,300 पार हो गई। कटनी जिला प्रशासन की सक्रिय भूमिका और महाराष्ट्र की सोलापुर पुलिस के सहयोग से सोलापुर में बंधक बनाए गए 52 श्रमिकों को छुड़ाने में सफलता मिली है, जिसे लेकर सीएम शिवराज ने कलेक्टर की भी तारीफ की। कहा, आप जैसे अधिकारी हमारी शान है। छतरपुर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों पर कार्रवाई की गई और जुर्माना वसूला गया। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। 12 जनवरी को कमलनाथ धार में यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग कार्यक्रम के बहाने पहुंचेंगे और निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। बता दें कि कमलनाथ 16 को छिंदवाड़ा, 19 को बालाघाट, सिवनी और 20 जनवरी को मुरैना का दौरा करेंगे। रायपुर में किसान आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हार मान चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दे रही है। साथ ही सरकार ये मान रही है कि ये कानून गलत है, इसलिए किसानों के हितों को देखते हुए कानून को वापस ले लेना चाहिए। नगरनार स्टील प्लांट को बेचने की तैयारी चल रही है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने नगरनार स्टील प्लांट को लेकर कहा कि स्टील प्लांट को राज्य सरकार को दे दें, राज्य सरकार ले लेगी। सिंगरौली जिला मुख्यालय को रीवा और सतना से जोड़ने वाले मार्ग पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद जाम लग गया। जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का काफिला भी जाम में कुछ देर के लिए फंसा रहा। जबलपुर के पनागर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। बता दें कि विवाद अंडे की दुकान लगाने को लेकर हुआ था। भोपाल में दीपक मरावी की मौत के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह दीपक के परिवार से मिले और मदद का भरोसा दिलाया। बता दें कि दीपक की मौत को लेकर परिजनों ने सवाल उठाए। इंदौर में माफियाओं के खिलाफ निगम ने फिर कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। लसूड़िया थाना इलाके में 2 अलग अलग माफियाओं के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इंदौर में चंदन नगर इलाके में बस हादसा हो गया। बता दें कि बस पेड़ से टकरा गई, जिससे कई यात्री घायल हो गए। बस गुजरात से इंदौर आ रही थी। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। बहुत स्वागत है। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर रहे हैं।
ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। 13 साल का अंशुमन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर में रहते हुए अंतरिक्ष में जाने के सपने देख रहा है और इस सपने को हकीकत बनाने के लिए उसने नंबरों से दोस्ती कर ली है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला अंशुमन साइंस ओलंपियाड में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आया है। आजमगढ़ के अहरोला कस्बे में रहने वाले 13 साल के अंशुमन के सपने अंतरिक्ष जितने ऊंचे हैं। वो एस्ट्रोनॉट बनकर अंतरिक्ष में जाना चाहता है ताकि वहां से अपना देश देख सके। क्या एम क्या है? एस्ट्रोनॉट। पिता पुलिस में है तो माँ प्राइमरी स्कूल की टीचर है। सामान्य परिवार में पला बढ़ा अंशुमन हर इम्तिहान में अव्वल आता रहा, लेकिन जब उसने 2019 में साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन यानी SOF में पूरी दुनिया में दूसरा नंबर हासिल किया तो परिवार और कस्बा दोनों चमक उठे। मम्मी मुझे पढ़ाती हैं, मैथ्स, साइंस, जीके जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सब पढ़ाती हैं, और पापा जब आते हैं तो मुझे हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश। चिल्ड्रन कॉलेज में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले अंशुमन ने पहली बार 2011 में ओलंपियाड में हिस्सा लिया और 99.99% मार्क्स पाए। 2017 में तो 100% और 2019 में मैथ्स में 99.99, साइंस में 99.98 और जीके में 100% मार्क्स हासिल कर दुनिया में सेकंड रैंक हासिल की। अंशुमन को SOF ने विशिष्ट प्रदर्शन का सर्टिफिकेट भी दिया। When I am a small kid, I see all the things which are related to space, so I am inspired to become an astronaut. अपनी माँ की आंखों का तारा है अंशुमन। माँ उसकी बलाएं लेते नहीं थकती। ऐसा फील होता है कि इसका फ्यूचर ब्राइट होगा और हम चाहते हैं कि वो जो बनना चाहता है वो बने। बचपन से ही वो क्यूरियस था। I am proud of you, my son. बेटे के तेज दिमाग का कायल पूरा मोहल्ला भी है। पूरा मोहल्ला अंशुमन को दुआएं देता है कि उसकी वजह से गुमनाम सा ये मोहल्ला दुनिया के नक्शे पर नजर आया और देश का गौरव बढ़ा। ऐसे ही तो होते हैं वंडर किड्स यानी कमाल के बच्चे। वो बच्चे जो अभावों में जीकर भी मेहनत और लगन से बनते हैं यंग जीनियस। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे ना जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। बहरहाल 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही एक अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दिन के 12:30 बजे। और बुलेटिन में बस इतना ही।